बात करते हैं इसरो की नई और बड़ी उपलब्धि की, जिसने भारत को चांद के बाद सूर्य के भी करीब पहुंचा दिया है। आज भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया और अब आदित्य L1 सूर्य के ऐसे अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो दुनिया के लिए अभी भी अबूझ पहेली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो की इस सफलता के लिए बधाई दी है। इस ऐतिहासिक सफलता को लेकर भारत के वैज्ञानिकों को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। अंतरिक्ष में इसरो का नया पड़ाव, चांद के बाद खुलेंगे सूर्य के रहस्य। आदित्य L1 का सूर्य नमस्कार। It is celebration time for us. It is celebration time for us. चांद पर उतरने के बाद भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। 1-0 भारत का पहला सूर्य मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। सूर्य मिशन पर निकला इसरो का आदित्य L1 अपनी मंजिल लैंग्रेज पॉइंट 1 तक पहुंच गया है और L1 पॉइंट में प्रवेश के साथ आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। आदित्य L1 अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। साइकिल और बैलगाड़ी से सैटेलाइट ले जाने से शुरू हुआ इसरो का सफर लगातार अंतरिक्ष की बुलंदियों को छू रहा है। इसरो की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी है। भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। ये तो एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें यही बात है कि हमको एक वेरी प्रिसाइसली करना है। हमको जो वेलोसिटी देना है, स्पीड देना है, तो कुछ तो कम ही है, कुछ 31 मीटर्स पर सेकेंड है। तो इतना सा छोटा सा वेलोसिटी है। इफ इट्स नॉट करेक्ट, वह ये L1 से कहीं दूर जाएंगे, सूर्य से भी दूर जाएंगे। आदित्य L1 मिशन इसरो के लिए आसान नहीं था। इसमें इसरो के सामने कई चुनौतियां थी। इसरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑर्बिट में आदित्य L1 को रखना थी। बड़े स्मार्टली इसरो हमेशा अपने मिशन को डिजाइन करता है कि अगर मेरे को कभी किसी मिशन को सन के आसपास रखने के लिए बहुत इंजन खर्च करना पड़े तो उसकी लाइफ बहुत नहीं रहेगी। अब हम उसको ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जहां डालने के बाद उस पॉकेट में वो रहेगा और कॉन्टिन्यूसली सूर्य की तरफ देखता रहेगा। अगर हमने सूर्य से दूसरी तरफ देखना होता तो L2 पॉइंट पे डालते, सिंस सूर्य की तरफ देखना L1 पॉइंट पे डाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, सूर्य के अध्ययन के लिए सन अर्थ लैंग्रेज पॉइंट यानी L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? L1 में ऐसा क्या खास है जो इस मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? दरअसल लैंग्रेज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफी लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और अगर इस जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो आसानी से उस पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैंग्रेज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से सूर्य को सीधा देखा जा सकता है। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस तरह के 5 पॉइंट हैं जिससे हम सूर्य की स्टडी को डिटेल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें L2 की, तो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है वो L2 पर स्थित है, जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट की स्टडी वहाँ से निरंतर जो फोटो है वहाँ से भेजता है। अब बात रही L4 और L5, क्योंकि ये सूर्य से एक निर्धारित दूरी से ज़्यादा दूरी पर है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये डिटेल स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है। भारत के साथ साथ इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को सूर्य से जुड़े डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सूर्य के विकिरण, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ आदित्य L1 सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन भी करेगा। इससे वैज्ञानिकों को सूर्य के वातावरण और उसकी जटिल प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आदित्य L1 सौर उत्सर्जन की घटनाओं और उसके कारणों का भी अध्ययन करेगा, जिसके बाद सूरज से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठेगा। सतत 5 वर्ष यह सूर्य का जो डायनामिक्स है, सूर्य का जो वातावरण है, उसके बारे में जानकारी वो हमारे से बने जो बेस स्टेशन है इसरो का, उसके साथ साझा करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जानकारी केवल भारत की दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से होगी।
देश ही नहीं, दुनिया भी अब आदित्य L1 के अध्ययन पर नजर लगाए हुए है। आदित्य L1 जैसे जैसे सूर्य से जुड़ी जानकारियों को धरती पर भेजेगा, वैसे वैसे सूर्य के उन अनसुलझे रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जिनसे अभी तक दुनिया अनजान है। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। भारत से पहले 22 सूर्य मिशन और भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने वालों में अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसियां शामिल हैं। और अब इसरो की सफलता ने साबित किया है कि भारत भी अंतरिक्ष की बड़ी ताकत बन चुका है और अंतरिक्ष में उसके बढ़ते कदम नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए अब आपको अंतरिक्ष में भारत की एक और सफलता के बारे में बताते हैं जो भविष्य में भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया, जिसमें अंतरिक्ष में ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को पीने का पानी भी मिलेगा। इस तकनीक की मदद से ईंधन रिचार्ज किया जा सकता है, जिससे भविष्य के लंबे मिशन और डेटा इकट्ठा करने में काफी मदद मिलेगी। इस तकनीक की मदद से अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मदद से ऊर्जा बनी। इस प्रोसेस में हाई प्रेशर वेसल में 180 वॉट ऊर्जा उत्पन्न की गई है। अब वाहनों में भी बैटरी की जगह इसी तकनीक के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है और ये तकनीक अगर सफल रही तो फिर गाड़ियां चलाने में भी इसकी मदद ली जाए। समंदर में भी भारत ने अपना दम दिखाया है। अरब सागर में जहाज MV लीला नॉरफॉक को सोमालिया के लुटेरों से बचाकर इंडियन नेवी ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है और अब बचाए गए सभी भारतीय नागरिक इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अरब सागर में इंडियन नेवी के इस एक्शन की धमक लाल सागर के समंदर तक सुनाई पड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। समंदर में भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई मौजूद था। आसमान में रडार से लैस एयरक्राफ्ट P-8I और गार्जियन ड्रोन की निगाहें थीं। इसके बाद जब इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो के एक्शन का अंदेशा हुआ तो MV लीला नॉरफॉक जहाज को अगवा करने वाले समुद्री लुटेरों को जान बचाकर 9 तो 11 होने में ही अपनी भलाई दिखाई दी। लुटेरे भागे, इंडियन नेवी आई तो इस जहाज पर मौजूद भारतीय और जहाज का क्रू भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। साफ है, समुद्री लुटेरों के तौर पर उनके पास मौत और कैद की आहट आई थी, लेकिन इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो के रूप में आजादी और जिंदगी पहुंची। 24 घंटे से बंद थे, इंडियन नेवी आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला। तो इंडियन नेवी प्राउड ऑफ। इन भारतीयों के चेहरे पर नजर आ रही खुशी ये बताने के लिए काफी है कि इन्हें इंडियन नेवी ने कितनी बड़ी मुसीबत से निकाला। चलिए अब आपको बताते हैं इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन कितनी तेजी से अंजाम दिया। तस्वीरों में देखिए, पहले कमांडोज से भरी एक बोट तेजी के साथ जहाज MV लीला नॉरफॉक के साइड में पहुंची। यहाँ से मार्कोस कमांडो जहाज के ऊपर चढ़ गए और फिर इन्होंने जहाज की ऊपरी मंजिल से शुरुआत करके एक एक कमरे की पूरी तलाशी ली। विशाल मालवाहक जहाज की हर मंजिल पर ये कमांडो पहुंचे। पूरी सतर्कता के साथ इन्होंने हर कमरे की छानबीन की और 15 भारतीयों समेत चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया। जिस वक्त कमांडो टीम लुटेरों के लिए तलाशी ले रही थी, उस वक्त पास में ही नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई मौजूद था और आसमान में मौजूद नौसेना का विमान और ड्रोन इस ऑपरेशन का वीडियो बना रहे थे। यानी भारतीय नौसेना इस पूरे ऑपरेशन का लाइव वीडियो भी देख रही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय नौसेना का समंदर में ऐसा एक्शन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारतीय जहाजों पर हाल ही के दिनों में समंदर में खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। हिंद महासागर और अरेबियन सी इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द इंडियन नेवी। कुछ भी किसी तरह से नहीं आ सकता। एनी टाइप्स ऑफ जो भी थ्रेट्स होता है सी पैरल्स का, किसी को, इट इज़ अ फ्री जोन। कोई नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये वर्ल्ड को मालूम है कि इंडियन ओशन में जाके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अरब सागर में भारत के एक्शन से संदेश लाल सागर तक भी पहुंचा है। मार्कोस कमांडोज के एक्शन से समुद्री लुटेरों में भारतीय नौसेना का डर बैठ गया है। लुटेरों को लगने लगा है कि भारतीय जहाजों पर हमला उन पर काफी भारी पड़ सकता है। इसी के साथ साथ लाल सागर में आतंक मचा रहे हूती विद्रोहियों को भी नसीहत मिली होगी कि उन्होंने भारतीय शिप पर हमला किया तो भारतीय नौसेना फौरन प्रतिक्रिया देगी।
लाल सागर में भारत की टेंशन ये है कि इजराइल के हमास के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के विरोध में पहले ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर जाने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों को भी अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से व्यापारिक जहाजों को रूट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाल सागर वाले रूट से ही भारत के मालवाहक जहाज मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, गोवा और चेन्नई से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाते हैं। अब आप समझिए ये रूट भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि लाल सागर के रास्ते से ही सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत आता है। 2023 में भारत में आयात किया गया 65% तेल लाल सागर से होकर पहुंचा था। खासकर रूस से आने वाला कच्चा तेल इसी रूट के जरिए हम तक पहुंच रहा है। अब इस रास्ते पर हमले बढ़ने से जहाजों को लंबा रास्ता लेना होगा। लंबा रूट बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, जिससे भारत को मिल रहा सस्ता तेल उसे महंगा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिस सस्ते तेल की बदौलत भारत में तेल की कीमतों में कमी की संभावनाएं बढ़ी हैं, हुती विद्रोहियों ने अगर उसके रूट में गड़बड़ी पैदा की तो ये तेल महंगा हो जाएगा और देश के लिए सस्ते तेल का सपना सुहा हो जाएगा। अब श्री राम मंदिर की ख्याति पाकिस्तान तक पहुंच गई है। कल तक श्री राम मंदिर जिन पाकिस्तानियों की दुखती रग थी, अब वो भी ये मानने लगे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर ही बनना चाहिए और अयोध्या में अनंत काल से श्री राम मंदिर ही मौजूद था। हिंदुस्तान में एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, दूसरी ओर अयोध्या में विकास की नई नई इबारतें भी लिखी जा रही हैं। ये तमाम तस्वीरें पाकिस्तान में भी बड़े गौर से देखी जा रही हैं। पाकिस्तानी ये भी देख रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के साथ साथ खूबसूरत मस्जिद बनाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तानियों ने इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण गलत नहीं है। पाकिस्तान के लोग अब खुलकर स्वीकार कर रहे हैं, जहां श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पहले भी श्री राम का मंदिर ही मौजूद है। पाकिस्तान में पहले मंदिर निर्माण को लेकर काफी विरोध हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग सबूतों को स्वीकार कर रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के अवशेष भी मिले थे। ऐसे में मंदिर निर्माण पर विवाद नहीं होना चाहिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद यहाँ की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ है। नया एयरपोर्ट, शानदार रेलवे स्टेशन, नई और चौड़ी सड़कों से आधुनिक अयोध्या का निर्माण हो रहा है। तीर्थयात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त अयोध्या के विकास और धार्मिक सौहार्द के चर्चे भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट अब पाकिस्तानियों को असलियत समझने की नसीहत भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का कहना है कि उनके मुल्क को ये सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी कि वो अरब देशों के नहीं बल्कि भारत के ही करीब है। एक्सपर्ट ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों के पूर्वज भारत के हिंदू ही हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले तनाव बढ़ गया है। विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। साथ ही सोमवार तक बंद का आह्वान भी किया गया है। विपक्ष के इस रुख के बाद शेख हसीना का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। मतदान से पहले शेख हसीना की पार्टी ने भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने का दावा भी किया है। यानी बांग्लादेश में राज कायम रखने के लिए आवामी लीग पार्टी भारत की बात जोर शोर से कर रही है। इसके क्या मायने हैं और इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेन में धधकती आग की यह तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। चुनाव से ठीक पहले ट्रेन में आग लगने को बांग्लादेश में विपक्ष की साजिश करार दिया जा रहा है। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए 7 जनवरी यानी कल वोटिंग हो रही है, लेकिन पूरे देश में माहौल बिगड़ा हुआ है। मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुवाई में आवामी लीग पार्टी फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत 12 विपक्षी दलों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। सभी विपक्षी दलों ने हड़ताल भी शुरू कर दी है, जो 8 जनवरी की सुबह 8 बजे तक चलेगी। हड़ताल शुरू होते ही विपक्ष के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
विपक्षी दल निष्पक्ष चुनाव न होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। बीएनपी समेत सभी विपक्षी दलों ने शेख हसीना की पार्टी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का दावा है कि शेख हसीना के पीएम रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए चुनाव की घोषणा होते ही विपक्ष ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की थी। विपक्ष ने कार्यवाहक सरकार की अगुवाई में चुनाव कराने की मांग भी की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद से ही बांग्लादेश में सियासी टकराव जारी है। विपक्ष आक्रामकता के साथ शेख हसीना सरकार का विरोध कर रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। विपक्ष के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद शेख हसीना का जीतना करीब करीब तय माना जा रहा है। मतदान से पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री अज़्ज़ुमान खान ने कहा कि जब तक अवामी लीग सत्ता में है, तब तक बांग्लादेश अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं करने देगा। उन्होंने कहा, बीएनपी और जमात ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भारत विरोधी विभाजनकारी ताकतों को शरण दी थी। सत्ता में आने के बाद हमने उन्हें खत्म कर दिया। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने भी भारत के साथ बेहतर रिश्तों की बात दोहराई है। Talk about security cooperation. There were earlier times there were problems in the neighboring districts, but Prime Minister Sheikh Hasina, with her zero tolerance policy on any kind of terrorism and her promise not to let any inch of Bangladesh land used for any forces inimical to our neighbors, India of course, but then also Myanmar. So we are very much steadfast in that context. शेख हसीना ने 2009 में सत्ता में आने के बाद भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने की पहल की। 2014 के बाद ये रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हुए। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार भी 3 गुना बढ़ा है। दशकों पुराना जमीन विवाद भी सुलझा लिया गया है। समुद्री सीमा से जुड़े मसलों का भी समाधान हुआ है। दोनों देशों के बीच 3 नई बस और रेल सेवाएं शुरू हुई हैं। भारत ने बीते 9 वर्ष में बांग्लादेश को $10 अरब से ज्यादा की मदद भी दी है। इस बार भी चुनाव में शेख हसीना की पार्टी भारत से दोस्ती का हवाला देकर ही जीत की उम्मीद कर रही है। वो भारत के हित की बात कर रही हैं, जो कि भारत के लिए एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है उनकी। और बांग्लादेश के अंदर भी बहुत लोग हैं जो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो इस बात का उसको फायदा मिलेगा कि भारत से वो रिश्ते अच्छा रखना चाहती है। बांग्लादेश के चुनावी नतीजे शेख हसीना के पक्ष में जाते हैं तो कई मायनों में भारत के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। इसमें सबसे अहम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। क्षेत्रीय सहयोग के मामले में भी बांग्लादेश भारत का साथ देता रहा है। दक्षिण एशिया में भी चीन के बढ़ते दखल के बीच बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्व में भारत की योजनाओं में शेख हसीना एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। बांग्लादेश भी भारत के साथ अपने मजबूत रिश्तों की वकालत कर रहा है। One thing we'd like to see is more progress in connectivity and also projects, joint projects with mutual economic benefits. And already some of the foundations have been laid. Therefore, I think with good results in the elections, upcoming elections, both in Bangladesh and subsequently in India, these various connectivity related projects will further be strengthened. बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे 8 जनवरी को आएंगे। चुनाव की मॉनिटरिंग के लिए 30 देशों के 180 एक्सपर्ट ढाका पहुंच चुके हैं, जिसमें भारतीय चुनाव आयोग के 3 सदस्य भी शामिल हैं। चुनाव की तैयारी तो पूरी है, लेकिन जिस तरह विपक्ष ने बहिष्कार का ऐलान किया है, उससे हिंसा भड़कने का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.